वेलकम टू लर्निंग। आज के लेक्चर में हम फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। एक अच्छा सेंटेंस आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है और कुछ लोग अच्छा सेंटेंस लिखने के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप फ्रेजेस के इस्तेमाल से भी एक अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं। आज के लेक्चर में हम फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। सेंटेंस का आपको पता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होता है और सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस और आइडिया देता है। फ्रेज इसके बिल्कुल अपोजिट है। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। फ्रेज कोई कंप्लीट सेंस या आइडिया डिलीवर नहीं करता। आपको फ्रेज देखकर ये नहीं पता चलता कि क्या बात कही जा रही है, क्या पॉइंट डिलीवर किया जा रहा है। और जो फ्रेजेस होते हैं ये मूवेबल पॉइंट होते हैं। ये सेंटेंस के शुरू में भी आ सकते हैं, सेंटेंस के मिडल में भी आ सकते हैं और सेंटेंस के एंड में भी आ सकते हैं। जहाँ पर आपको सूटेबल लगे आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेजेस की 3 टाइप्स हैं: प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज जिसको एडवर्ब फ्रेज भी कहते हैं, और पार्टिसिपल फ्रेज जिसको एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं। हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज begins with preposition followed by noun or pronoun। जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है इसमें preposition के बाद noun या pronoun आता है। फॉर एग्जाम्पल, in the morning we go for a walk। अब in इसमें preposition है, morning हमारे पास noun है, तो क्या हुआ, preposition के बाद noun आए तो वो prepositional phrase कहलाता है। In academic writing no comma after prepositional phrase। एकेडमिक राइटिंग में prepositional phrase के बाद कॉमा यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको राइटिंग में कुछ एक्सेप्शंस दिखाई देंगी। कई जगह पर आप देखेंगे कि prepositional phrase के बाद भी कॉमा यूज़ किया गया है। ये आपके राइटर पर डिपेंड करता है, आपके राइटिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। दोनों तरह ही यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन एकेडमिक राइटिंग में बेटर यही है कि आप प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद कॉमा यूज़ ना करें। इसीलिए हमने भी इन द मॉर्निंग के बाद कॉमा यूज़ नहीं किया। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हुई, प्रेपोजिशनल फ्रेज, उसके बाद नो कॉमा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव फ्रेज जिसको एडवर्ब फ्रेज भी कहते हैं। इसमें प्रेपोजिशन फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनेटिव आता है। इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं। पीछे प्रेपोजिशनल फ्रेज में हमने देखा था कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज अगर प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाता है। मोस्ट केसेस में प्रेपोजिशन टू यूज होती है इन्फिनेटिव फ्रेज में। फॉर एग्जाम्पल, टू इंटरव्यू बिल गेट्स, ही इज लीविंग टुमारो। ठीक है, अब टू इंटरव्यू बिल गेट्स, इसके बाद हमने कॉमा यूज़ किया है क्योंकि इन्फिनेटिव फ्रेज के बाद कॉमा यूज़ किया जाता है। इन्फिनेटिव फ्रेज के बाद कॉमा आता है। एक और एग्जांपल देख लें, टू फाइंड आउट द ट्रूथ, ही डिसाइडेड टू क्वेश्चन द विक्टिम। इन्फिनेटिव फ्रेज के बाद कॉमा यूज़ किया है। और टू के बाद देखें, फर्स्ट सेंटेंस में टू के बाद इंटरव्यू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड में टू के बाद फाइंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और दोनों के बाद कॉमा यूज़ हुआ। तो इसके स्ट्रक्चर क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज, कॉमा, सब्जेक्ट और वर्ब। थर्ड जो हमारे पास फॉर्म है वो है पार्टिसिपल फ्रेज जिसको एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं। इसके 2 तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले में जो फ्रेज होगा वो पार्टिसिपल से स्टार्ट होगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से। सेकंड तरीके से जो हो सकता है वो पास यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होता है। इसमें भी आप पार्टिसिपल फ्रेज के बाद कॉमा यूज़ करेंगे। सो प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद नो कॉमा, इन्फिनेटिव फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज दोनों के बाद कॉमा यूज़ करना है। ये आपको करेक्शन में भी आ सकते हैं कि कॉमा मिस हो तो आपने पार्टिसिपल फ्रेज और इन्फिनेटिव फ्रेज के बाद कॉमा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, लुकिंग एट द मिरर, कॉमा, ही स्माइल्ड कॉन्फिडेंटली। अब देखें, लुकिंग इसमें हमारे पास पार्टिसिपल है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। गिवन द सर्कमस्टांसेस, गिवन हमारे पास थर्ड फॉर्म है, तो गिवन द सर्कमस्टांसेस, कॉमा, ही डिसाइडेड टू लीव।
अब आगे डिस्कस करते हैं पैरालिज्म, यानी कि एक इनको सेंटेंस में यूज़ कैसे करना है। अब जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, टू हैव अ स्टेबल डेमोक्रेसी, टू हैव अ स्टेबल इकोनॉमी एंड टू हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट वी मस्ट एजुकेट पीपल। अब इसमें देखें, हमने एक सादा से वर्ड यूज़ किए हैं, सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है, सिंपल वर्ड यूज़ किए हैं, कोई डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी यूज़ नहीं की। लेकिन सेंटेंस देखें, हमारा अच्छा सेंटेंस बन रहा है, बड़ा सेंटेंस बन रहा है, फ्रेजेस यूज़ किए हैं हमने। जब एग्जामिनर देखेगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ भी इसको इंग्लिश के स्ट्रक्चर के बारे में पता है, अच्छा सेंटेंस लिखा है। लेकिन पैरेललिज्म बहुत ज़रूरी है फ्रेजेस का इस्तेमाल करने में। पैरेललिज्म ये है कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सेंटेंस में जो फ्रेज़ इस्तेमाल किया है, उस सेंटेंस में जितने भी फ्रेज़ यूज़ करने हैं वो सारे उसी के हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने प्रेपोजिशनल फ्रेज़ यूज़ किया है तो सेंटेंस में जितने भी बाकी फ्रेज़ इस्तेमाल करने हैं, कोशिश करनी है कि वो भी प्रेपोजिशनल फ्रेज़। जैसे इसमें देखें, इन्फिनिटिव फ्रेज़ यूज़ हुआ है, फर्स्ट भी इन्फिनिटिव है, टू इसके साथ स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है वर्ब, सेकंड भी हमारे पास इन्फिनिटिव है और थर्ड फ्रेज भी हमारे पास इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है। स्टार्ट में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पेश आएगी एक तरह के फ्रेजेस बनाने में एक सेंटेंस में, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप इन पर कवर कर सकते हैं। बाकी मज़ीद हम पैरेललिज्म के बारे में एससी के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।